तो अपन ने प्रोसीजर पूरा पढ़ लिया ना, कैसा करने का क्या। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, जो अपन ने पढ़े, जो टेक्निक था उसको इस्तेमाल करके अपन क्या क्या कर सकते हैं, अपन वो देखने वाले हैं, है ना, ये पूरे सबक के अंदर। और इसका मतलब ये है बायोटेक्नोलॉजी तो अपन ने देख ली ना, अब प्रोसेस देख ली क्या क्या करते हैं, अब उसके फ़ायदे क्या क्या अपने को वो देखने गए। कहाँ कौन सी फील्ड में उसके किस तरीके से फ़ायदे उठाए अपन ने, वो देख रहे हैं अपन। चलो, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स। अभी जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में दिया उसने बस बताया, उसने काय काय में काम में आता है ना, एक तो कुछ इंपॉर्टेंट टेंशन नहीं लेना है। देखो बायो फार्मास्यूटिकल्स बोले तो दवाइयाँ बनाने के अंदर, एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड माइक्रोब्स, जिसे अपन कर रहे थे ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉलिक्यूल बनाए थे, है ना, बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह बनाए थे, तो उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, तो तुम किसी को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्या बोलो बायोफार्मास्यूटिकल मतलब ये यूज कर सकते हैं अपन इसमें। हाँ, इसके अंदर इसके यहाँ पर यूजेस बोले बायो फार्मास्यूटिकल बोले तो दवाइयाँ बनाने, और ये इन चीज़ों का मॉडिफाइड करके इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं अपन बायोटेक के जरिए, ऐसा बोले। प्लांट एंड एनिमल, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, ये इसका मतलब भी दवाइयाँ, थेराप्यूटिक्स। डायग्नोस्ट बोले तो टेस्ट करना कोई चीज़ का ना, कोई बीमारी है या नहीं है उसको डायग्नोस करना, डायग्नोस्टिक्स। जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, ने बोला था ना बीटी कॉटन, हाँ बीटी कॉटन बस वैसा। और प्रोसेस्ड फूड को प्रोसेस नहीं बहुत दिनों तक के, अभी देखे ना तुमने जो पैकेजिंग में अपना फूड आता वो कितने दिनों रहता, चिप्स कुरकुरे ये वो कितने दिन रहता, तो उसमें थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं इसका बायोटेक का। बायो रेमिडिएशन बोले तो क्या होता है कि बायो रेमिडिएशन एक टर्म है बाकायदा, उसका मतलब क्या होता है, देखो इसी क्या बोल रहा हूँ, एक ब्रॉड टर्म है बोलते बायो रेमिडिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बायोलॉजिकली तुम हटा रहे हैं। जिसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल अपने आगे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया ऐसा बैक्टीरिया तो पहले से होगा, लेकिन उन्होंने उसको पहचाने थे कि ये है जो तेल खाता, जो समंदर पे जैसे अपना शिप्स आती, जो अपना रॉ मटेरियल आता ना, पेट्रोल वगैरह आता, तो कभी जहाज़ पलटी हो गया कुछ होगा तो पूरा तेल बिखर जाता। और तेल बिखरने में क्योंकि तेल क्या करता है, एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, ऑक्सीजन अंदर जाने नहीं देता, तो फिर उससे बहुत सारी मछलियाँ मर जाती, बहुत नुकसान होता है ना। फिर एक तो फिर तुम तेल ला रहे थे, उसका तो नुकसान चलो कोई बात नहीं, वो निकाल लेंगे तुम डबल, लेकिन ये जो तेल पूरा जम जाएगा समंदर के ऊपर, तो उससे तो फिर ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएंगे, उससे अंदर के जानवर पूरे मर जाएंगे। तो उसको खाने के वास्ते एक बैक्टीरिया रहता, तो उसके जरिए अपन उसको तेल को साफ कर देते, पूरा तेल साफ कर देता हूँ। तो एक उसकी एग्जांपल है, बायो रेमिडिएशन की एक एग्जांपल, ऐसी कई सारी हो सकती है। पॉल्यूशन, ठीक है, बायो रेमिडिएशन में भी किसका इस्तेमाल होता है, बायोटेक का। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, बिल्कुल वेस्ट ट्रीटमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी तुमने पढ़े ना, जो तरीके पढ़े उन सारों का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर काम में ले सकते हो, उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई बोल रहे हैं। तो कौन से जगह है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी काम में आती है वो बता रहा अपने, ठीक है। तो एक ऐसी जगह वाटर ट्रीटमेंट जो अपन ने पढ़े उसके अंदर, जिसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े, बैक्टीरिया के जरिए कर रहे थे, तो वो भी बायोटेक का एप्लीकेशन हो गया। अपन ने क्या बोले थे, कार्ड बनाने से लेकर तो वो RDNA टेक्नोलॉजी जो वैक्सीन बनाते वहाँ तक के पूरा बायोटेक्नोलॉजी है ना, जहाँ तक कि तुम अगर वो भी बनाते हैं, हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी बायोटेक का है। तो ये सारे बायोटेक के, तो छोटे से लेकर बड़े तक किसाई में क्या रहे बायोटेक, हाँ वो पूरा ही सारा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे वो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ यूज़ करें अपन ने, सिर्फ नॉर्मल एंड एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी, हाँ गोबर है, बिल्कुल 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। देखो जैसे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में तुमको 3 जगह काम करना, 3 अलग अलग टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी की मेन। सबसे पहली क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिजम्स यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। सबसे पहले जो साइंटिस्ट जो काम करते किसी भी प्रोसेस के लिए बेहतरीन कैटलिस्ट यानी बेहतरीन एंजाइम ढूंढते हो, एक ऑप्टिमम एंजाइम या फिर बढ़िया से कैटलिस्ट यानी जो बढ़िया से करा दे एकदम, है ना, मैक्सिमम जिसमें अपनी को प्रोडक्टिविटी मिले। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी बढ़िया ऑर्गेनिज्म हो, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। यानी कैसे तुम कोई माइक्रोब बना रहे, कोई प्रोटीन बना रहे, तो उस प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अच्छा बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, तो सबसे फास्ट डिवाइड करे, सबसे अच्छे से प्रोटीन एकदम एक्यूरेट प्रोटीन बना के दे, इस तरह के, यानी वो ऑर्गेनिज्म को बेहतरीन ऑर्गेनिज्म ढूंढने में मदद करते हैं। कोई समझ पा रहे हैं, जैसे तुमको खेती करना है, तो खेती करने के लिए क्या करेंगे, बेहतरीन बैल ढूंढेंगे, तो ऐसा लाएंगे एकदम मरा चूरा भर के, भाई जाकर बाहर डायरेक्ट खेत में ही मर गया बेचारा, तुम्हारा बैल लाते थे,
1 एकड़ लाने को तुमने 4-5 दिन लगा दिए, ऐसा लाएंगे बैल? एकदम मजबूत लगाएंगे, बढ़िया जल्दी पूरा खेत। बायोटेक अपनी मदद करती है चीज का। नहीं, बायोटेक के अंदर अपने 3 जगह पर रिसर्च करते हैं। जैसे एक इंसान है, उसको 3 काम दे दिए कि तुम अगर कोई भी काम अच्छा बनाना चाहते हो, सबसे जब तुम खेती करें तो खेती के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसा अच्छा बैल ढूंढ के लाना पड़ेगा ना, जो तगड़ा एकदम मोटा था, यानी जो तुम्हारी बढ़िया से काम करे। तो सबसे पहले काम हो गया तुम्हारा, बायोटेक में तुम इसकी रिसर्च में लगे रहते कि अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिज्म ढूंढ के लाना, तो तुम्हारी प्रोसेस को जल्दी कर दे, परफेक्टली कर दे। सुन नहीं, पहला रिसर्च एरिया वो बता रहा है कि बायोटेक, अब ये एप्लीकेशन की बात नहीं होगी, एक बार हटकर बात बोला है ना। 3 रिसर्च एरिया है बायोटेक के अंदर, ये एप्लीकेशन की बात नहीं है, इसकी बायोटेक की बात है कि 3 रिसर्च एरिया, यानी 3 जगह साइंटिस्ट अभी भी काम करते रहते हैं, हमेशा उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं। हाँ, उसको बायोटेक नहीं बोलते, इसने बस जस्ट बताया। हाँ बस, कि बस बायोटेक में 3 जनरली रिसर्च एरिया है जो एक्टिवली काम जहाँ पर चलते रहता है करके उसके ऊपर मेन काम करे तो प्रोसेस खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। देखो, तुमको खेती करनी है अच्छे से, तुम बढ़िया से बैल ढूंढ के ला लो, खेती खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी ना तुम्हारी, सीधी बात है। अब ट्रैक्टर का टाइम है, लेकिन अब बढ़िया ट्रैक्टर ला लो ढूंढ के, है ना। तो उसने एंजाइम बोला या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बोला, तो जो बेहतरीन तरीके से तुम्हारी प्रोसेस को अंजाम दे वो वाला ऑर्गेनिज्म लाना है, या फिर उस तरीके से कोई एंजाइम लाना है। ठीक है, पहला रिसर्च हो गया। तो तुम यहाँ पर काम करेंगे, ढूंढते रहेंगे कि कौन सा और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो बढ़िया सा माइक्रोब या फिर बढ़िया सी एंजाइम, जिस तरीके की तुम प्रोसेस कर रहे हो उसके अंदर। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। दूसरा काम क्या करेंगे, अभी तुम एंजाइम जो कुछ भी करें उसके लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन बनाते रहेंगे। अब तुमने जो बैल ला लिया बहुत बढ़िया से, है ना, बिल्कुल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उसको बोले। अब बैल ला लिया ना, उसको धूप में बांध दिया, खाना पानी कुछ दिख नहीं रहे उसको, तो कितना भी अच्छा लाएंगे तुम तो मर ही जाएंगे बेचारा, तो इससे तुम्हारी अच्छी खेती होगी नहीं। तुम उसके लिए बढ़िया से सिचुएशन क्रिएट करो। तो जो ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम लाए उसको देखेंगे भाई एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कौन सा काम करती है, ऑप्टिमम पीएच क्या है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कितनी होना, नमक कितना लगता है, पानी कितना लगता है, ये सारी चीज़ों का ख्याल करेंगे। दूसरी चीज़ है ना, ताकि तुम्हारी एंजाइम, क्योंकि एंजाइम तो अच्छी है, बैल बहुत बढ़िया है, लेकिन बैल को पानी कितना लगता है, खाना कितना लगता है, रहना कहाँ पर पसंद करता है, ये सारी चीज़ों पर भी गौर करना पड़ेगा ना। हाँ, एसिड होना, बेसिडिक होना, क्या होना, सब सारी चीज़ें। तो जनरली पीएच और टेम्परेचर का ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि ऑप्टिमम पीएच हो और ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बढ़िया से एंजाइम क्या करती है, काम करती है। तो दूसरी, ये रिसर्च में लगे रहेंगे साइंटिस्ट कि भाई ये एंजाइम तो अच्छी मिल गई, अब अब इसको कौन सी ऑप्टिमम कंडीशन दें, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो अपना। अगर तुमने जैसे देखो बैल तो कोई भी मिल जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें पकड़ के अपना कोई भी बैल ला लिए, काम तो वो भी करेंगे, लेकिन मसला क्या होगा, जिस रफ्तार से तुम्हारा एकदम मजबूत बैल काम करता है वो करेंगे क्या, नहीं करने वाला। तो ये मसला है। और फिर दूसरी बात, तो अपन चाहते हैं कि टाइम ज़रा भी वेस्ट ना हो, मैक्सिमम अपने को प्रोडक्टिविटी मिले। जैसे 1 घंटे में कोई अगर 1 किलो कोई चीज़ बन रही है अपनी, तो 1 घंटे में अगर वो 100 किलो बन सकती है तो वो बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि टाइम ज़्यादा बचेगा, तो फिर ज़्यादा बना पाएंगे अपन, ज़्यादा बिक्री होगी, ये चीज़ है। ठीक है, तो पहले अपन ने बढ़िया सा ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया, फिर उस ऑर्गेनिज्म को जो ऑप्टिमम कंडीशन है उसके ऊपर रिसर्च करें, चेक करके ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या है, जब ये दोनों हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरीफाई प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अब सब कुछ बनने के बाद में उसको प्यूरीफाई करने के अलग अलग तरीके, साफ़ करने के, ताकि आसानी से कम पैसों में साफ़ हो जाए करके तुम्हारा, इसके ऊपर रिसर्च करते रहें। तो कौन सी टेक्निक है, जैसे क्योंकि तुम तो बनाते बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन तुमको इंसुलिन तो बाहर होना, बैक्टीरिया इंजेक्ट करते कि वो नहीं, इंसुलिन निकालते बैक्टीरिया से फिर ऑर्गेनिज्म को देते ना, तो वो बैक्टीरिया से पहले इंसुलिन निकालना तो पड़ेगा ना तुम्हारे, तो उसके लिए कौन से तरीके अप्लाई करना है ना। तो कोई साइंटिस्ट कोई लंबा तरीका बता सकता है, तुमने और रिसर्च करे, तुम शॉर्ट तरीका बता सकते जल्दी से। तो जितना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे तुम वो करेंगे रिसर्च, उतना कम पैसे लगेंगे तुम, है ना। तो यहाँ पर भी फ़ायदा है। तो ये 3 रिसर्च एरिया है, एक बढ़िया से ऑर्गेनिज्म ढूंढ के लाओ, उसकी सारी ऑप्टिमम कंडीशन देखो कौन सी सबसे बेहतरीन हो सकती। तीसरा, प्रोडक्ट बनने के बाद में किस तरीके से तुम साफ़ कर सकते आसानी से, वो देखो। तो यहाँ पर अपन काम करते रहते हैं, यानी जिसने ये 3 चीज़ों पर अच्छे से काम करा वो उतने जल्दी प्रोडक्ट बना पाएगा, उतना सस्ता प्रोडक्ट बना पाएगा, उसको मुनाफा होता था। ठीक है, ये 3 रिसर्च एरिया बताया, क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो, हाँ, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में कौन से आते हैं वो सारे बताए जाएंगे, है ना, क्या क्या हुआ। देखो, लेट अस टेक अ लुक एट 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब तुमको बोले कि तुम्हारी खेती है, अब तुम चाहते कि तुम्हारी खेती ज़्यादा हो, 1 एकड़ में 10 पौधे हो रहे, तुम बोले 100 पौधे हो ना, यानी जितने 10 से ज़्यादा जितना भी हो सकता, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर।
सीधा सीधा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल दो, केमिकल्स डाल दो, खत्म करो, डालो। लेकिन उससे नुकसान क्या है? बहुत सारे नुकसान पड़े ना अपने उससे पहले, बहुत सारे पड़े, तो वो सारे नुकसान है उससे। फिर दूसरा तरीका, एक काम करो, कोई नुकसान नहीं होना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़े। तुम बोलेंगे बस अब मैं पेड़ दूंगा, बायो फर्टिलाइजर, हाँ तुम बोलेंगे अगर मैं सिर्फ पेड़ के आ जाऊँगा अपना अनाज, तो अच्छी खेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत सारी चीज़ें खराब कर देंगी तुम्हारी खेती को। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, तो भाई सारा खाद वाद सारा ऑर्गेनिक डाल दो। खाद तो डालना ही पड़ेगा देखो तुम्हारे को, है ना, क्योंकि बगैर उसकी अच्छी खेती नहीं हो पाएगी तुम्हारी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करो। वहाँ पर भी पढ़े थे उसके बारे में, है ना, जेनेटिकली इंजीनियर वैसा अच्छा सा कोई, हाँ बिल्कुल, कोई पत्ते में ऐसा डाल देते हैं अपन जेनेटिकली इंजीनियर, हाँ बैसिलस thuringiensis ऐसा, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा फिर, नहीं तुमको टेंशन, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसमें? बायोटेक के अंदर, है ना, क्योंकि तुम्हारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी डालना नहीं पड़ता, ना ही कोई नुकसान है, और इन्वायरमेंटल भी फायदा ही फायदा है। क्योंकि देखो इसमें कैसा है, ये केमिकल वाला सस्ता रहता, आसान रहता, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है ना। ये एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक है वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत आती है, उत्तम मेहनत करना पड़ता। तो ये केमिकल में एक मरतबा डाल दो, कोई टेंशन नहीं तुम्हारे को। अब जैसे तुमको देखो एग्रीकल्चर में अगर तुम ऑर्गेनिक करना है, तो देखो मेंढक रखना पड़ेगा कीड़ों को खाने के लिए, मेंढक को खाने के लिए सांप रखना पड़ेगा, यानी ऐसा इतना कुछ दिख जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा, तो पूरी सीरीज में रखना पड़ता। अभी तू कहाँ से लाते पड़ेंगे उसमें सांप नहीं, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, यहीं रोको ना, तुम कहाँ चल जाए। हाँ इतना खतरनाक रहता। हाँ अपने भी काट लिए एग्रीकल्चर करते करते, तो चेन बना दे बात है, तो ऐसी है। समझ में आ रही बात तुम्हारे? तो केमिकल वाला आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान है। एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक है वो बहुत हैक्टिक है, बहुत हार्ड है, फायदा उसमें ज़्यादा है, यानी ऑर्गेनिक बहुत अच्छा मिलेगा तुमको फूड, लेकिन कितना हार्ड काम है वो, आसान थोड़ी है। सबसे बढ़िया है अपना बायोटेक, जैसे केमिकल में पैसे वैसे बच जाएंगे, और टेंशन में एक मरतबा लगा दो, कोई टेंशन नहीं, जेनेटिकली बस एक मरतबा तुम सीड ला लो जेनेटिकली इंजीनियर, बाद में कोई टेंशन नहीं है। चलो आया समझ में फिर? तो ये 3 अप्रोच है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहते कि तुम्हारी फसल ज़्यादा हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं करे तो फिर तो तुम भूल जाओ, है ना, फसल कुछ भी नहीं आ सकती है, फिर बहुत कम आएंगे तुम्हारी, ठीक है। देखो द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो पहले अपने इंडिया के अंदर कुछ भी ऐसा टेक्निक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बस नॉर्मल जो खेती करते वो खेती, तो उसमें सारा नुकसान है। आधे इंसेक्ट खा ले रहे, आधे परिंदे खा ले रहे, ये खा ले रहे, वो खा ले रहे, बहुत नुकसान है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए थे, अपने को चैप्टर डिलीट हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे। क्या लाए थे? ग्रीन, यानी हाँ बिल्कुल। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बोले तो फिर उससे फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, ट्रिपल हो गया। जैसे एक खेत में अगर 10 पोते पेड़ थे अपन, 10 निकलते थे पहले, तो अब 30 निकलने लगे, 100 निकलते तो पहले अब 300 निकलने, ऐसा, ठीक है। तो ट्रिपल हो गया था फूड प्रोडक्शन। उसके बावजूद भी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसका भी रेट कम तो नहीं है, वही बहुत स्पीड से ग्रो करी ना, तो उसके लिए क्या है, फिर भी वो इनफ नहीं था बोलते, है ना। बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत मुश्किल, हाँ ये ट्रिपल होने के बाद में भी जनता को भूख बहुत लगी। पहले वहाँ पे वो चैप्टर में बोला था उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे, कम हो रहा था, अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन को वो कर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी क्या हो रहा कि काफ़ी नहीं हो रहा, कम पड़, तो फिर क्या करेंगे, बायोटेक ला लेंगे। चलो, इंक्रीज्ड यील्ड हैज़ पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ द इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज। अब जो इंक्रीज हुई थी बोलते फील्ड, जो अपने बोला ना ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो कुछ भी फायदा हुआ था अपने को, इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या करे थे अपन, अच्छी क्रॉप वैराइटी इस्तेमाल करें, थोड़ी जो क्रॉप वैराइटी इस्तेमाल करे थे ना वो बेहतर, जिससे ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। हाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह नहीं, अभी इसमें नहीं आएगा तुम्हारे क्वेश्चन, तो तुमको पूछ सकता ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था, डबल हुआ था, ट्रिपल हुआ था। ट्रिपल बोले, डबल कन्फ्यूज़ कर देंगे तुम्हारे को, डबल हुआ था बोलेंगे तो तुम कन्फ्यूज़ नहीं होना, ट्रिपल हो रहा था, ठीक है। अब देखो सुनो, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बायोटेक का इंपॉर्टेंस समझेगा, ठीक है। सुनो कि इंक्रीज यील्ड प्रोडक्शन, increased yield have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of the better management practices and use of agrochemicals, fertilizers and pesticide। जो कुछ भी अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में करे थे उसमें क्या करे थे, एक तो बहुत जैसे भिंडी खा रहे हैं तो भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटी लो, क्या करो क्रॉस करा के सबसे बढ़िया, बायोटेक का इस्तेमाल नहीं है,
ग्रीन रिवॉल्यूशन में बायोटेक का इस्तेमाल याद नहीं करा, वो बोलेगा उसमें क्या है, हाँ ब्रीडिंग करा ब्रीडिंग करा के तुमको लिखना। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात बताना, ये हाँ चीज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज़ करी थी, बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ क्या करे थे अपन, बढ़िया से वैरायटी सिलेक्ट करे, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव्ड। जैसे अपन भेड़ी खा तो भेड़ी की नॉर्मल ले ली, जैसे देखो भेड़ी में दो आते हैं, एक वाइल्ड वैरायटी आती है और एक अपनी वो आती है गौरानी बोलते हैं अपन, जंगली गौरानी बोलो। तो जंगली वाली को डिजीज नहीं होती और गौरानी वाली को भुजली बीमारी होती। अपन ने क्या करा, दोनों को क्रॉस करा दिए। तो जो अपनी जो क्रॉस कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिला अपना, अब बायोटेक तो है नहीं है, जनरल क्रॉस है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला अपने को उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस आ गया था। अब ये वैरायटी ग्रो करा रहे हैं। सुनो सही, अब अभी जो तुम बोल रहे हो तो बहुत मेहनत लग जाएगी। अब जेनेटिक बोले तो बहुत हाँ उसमें वो सिंपल हो जाएगा। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में बोले थे, हाँ उसके अंदर अनडिजायर भी मिल सकता है, डिजायर हाँ बस यही है तो बहुत मेहनत करके लगाना पड़ा, लेकिन करे थे अपन उतनी मेहनत करके बनाए थे वैरायटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो करे थे, उससे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। बेटर वैरायटी इस्तेमाल करे थे ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, बट मेनली ड्यू टू द, लेकिन इससे भी बढ़िया क्या था, मेनली टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा असर पड़ा था, इससे तो थोड़ा असर पड़ा था सिर्फ, उससे ज़्यादा जो असर हुआ था पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से, क्योंकि आधा अनाज को खा लेते थे ये कीड़े मकोड़े, तो उनको मारने की वजह से इतनी बढ़ पाई थी क्रॉप वैरायटी और बेटर प्रोडक्शन। उनकी अच्छी देखभाल करना। हाँ अपने खेत की अच्छी, उनकी नहीं, अपने खेत की अच्छी देखभाल करना है। जो लगता है वो देना, खाद लगता है खाद प्रोवाइड करो, और जैसे कोई खाने को नहीं होना उसलिए वही हो रहा है ना, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ही आ जाएगा क्या, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। समझ में आई बात। तो जो ज़्यादा जो असर हुआ था जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया एक्चुअल में, वो क्या है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ है। उस वजह से क्या हुई थी फिर अपनी, हाँ ईल्ड बढ़ी थी, ट्रिपल हो गया था प्रोडक्शन, ठीक है, है ना, समझ में आ गई। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड, लेकिन अभी के वक्त में एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, वो भी महंगे पड़ते हैं ना, केमिकल डालो, एंड फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल। अब जो वैरायटी तुमको, अब भिंडी की वैरायटी मिली तुमको, लालू चाहिए, अरे यार साला डिमांड तो बहुत है, अपने को ज़्यादा करने का, अब नहीं बढ़ सकती ना उसकी, और कितनी बढ़ ये जाएगी। एग्रीकल्चर यूज करे बाद में तुम जो चाहते हो नहीं मिलेगा। हाँ देखो एग्रीकल्चर उसने दो बताया उसके नुकसान। एक तो क्या, एग्रोकेमिकल यूज़ करना वो है, महंगा है ना, एक्सपेंसिव बोला उसको। उसके बाद उसका अपने को दूसरे नुकसान नहीं मालूम है ना, वाटर ख़राब होता है उससे, पानी ख़राब होता है, अपने खुद के पेट में गया तो बीमारियाँ होती है, अपने को बहुत खतरनाक है। दूसरी चीज़ ये थी कि फिर पहला तो उसने बताया था एग्रीकल्चर इस्तेमाल करे, जो उसके पहले क्या बताया था, अच्छी वैरायटी। अब एक मतलब तुमने बढ़िया वैरायटी बना ली, अब उससे और क्या तुम तवक्को करेंगे। अब 30 निकल, तुम्हारे पहले 10 निकल रहे थे, अब 30 पुत्र निकल रहे, लेकिन डिमांड तो अभी बढ़ी हुई, तो 30 से 40 थोड़ी हो जाएगा, उसकी तो मैक्सिमम एक वो है ना, लिमिट है ना। तो ये दो चीज़ें थी बोलता है ना। नो हाँ, यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग वही नॉर्मली ब्रीड करा दी थी ना अपने, अच्छी वैरायटी को ख़राब वैरायटी को अच्छी वैरायटी से ब्रीड करा दिए, उससे एक हाइब्रिड बना, तो उसको ग्रो कराए थे अपने। तो वो उससे ज़्यादातर ईल्ड नहीं बन सकती थी, तो वो पॉसिबल नहीं है बोला। कुछ समझ में आई बात। तो ये नुकसान बताया उसने। हाँ यानी वही वैरायटी, जैसे देखो मैंने क्या बोला कि तुमने क्या करे, वो अपन ने एग्जाम्पल लिए थे इसकी, क्या अपनी गाय की एग्जाम्पल ले लो, है ना, दूध देती है अपनी गाय बढ़िया, हाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन बिल्कुल। लेकिन अपन क्या बोले कि अपनी गाय बहुत अच्छा दूध देती है ना, चलो भाई मान लो कि अपन 30 लीटर दूध देती है एक टाइम, ऐसा मान लिया अपन अभी का, अब लेकिन बीमार पड़ जा रही है, तो अपन क्या कर देंगे, उसको ब्रीड करा देंगे अच्छी एक मजबूत अच्छे बैल से, तो फिर क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो उसके जो बच्चे आएंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो जो गाय मिली। लेकिन अब वो अपने को ज़्यादा होना दूध, डिमांड बढ़ गई अपनी, तब वो कहाँ से लाएंगे दूध ज़्यादा, वो तो नहीं ला सकते ना ज़्यादा दूध। तो एग्जिस्टिंग वैरायटी तुम्हारी जितनी दे सकती है बस मैक्सिमम उतनी ही देंगी, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती, बोलना चाह रहा हूँ। केमिकल इस्तेमाल का नुकसान क्या बोला कि महंगा है, केमिकल का नुकसान क्या है, महंगा है। हाँ अब जो तुम्हारी तुमने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से जो ब्रीड बनाए, तो उसकी ईल्ड नहीं बढ़ सकती ना, एक बार जो बढ़ गई वो बस। हाँ तुमने मैक्सिमम ही कर लिया ना उसको, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाई, उससे ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बायोटेक। यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वही जो आम ब्रीडिंग करा के क्रॉस करा के कराते ना वो, कन्वेंशनल वो तो होता आम, कन्वेंशनल जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है, आम है, नॉर्मल है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ब्रीडिंग से वो नहीं हो पाएगा, ईल्ड नहीं बढ़ेगी उससे, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने पहले ही कर ली ना ग्रीन रिवॉल्यूशन में, अब तो उससे अपनी ज़्यादा होना ना प्रोडक्शन। तो देखो एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, यानी वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आ गया, सेम ही होता मतलब उसे, टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड। अब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से बढ़ नहीं रहा ना प्रोडक्ट,
मैक्सिमम कर दिया, ट्रिपल पास, उसके ऊपर नहीं बढ़ा तो फेल हो गया बोलते हो। टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो वो नहीं हो पा रहा जो अपन ने सोचे कि भाई जो डिमांड बढ़ रही है, लोग जो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही अपने, किससे? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से। इसमें ये लाइन है नहीं नहीं तुम्हारे इसमें भी नहीं आई? अरे ये नहीं है, एनसीईआरटी है ना। अच्छा ठीक है, देखो इसने दूसरा बता दिया उसके अंदर अभी यहाँ से, तो उसको फॉलो करना है। यहाँ तक तो अपना बायोटेक का ही था ना, यहाँ तक के। अब देखो, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड, यानी जितनी रफ्तार से अपने को चीज़ें चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही, उस रफ्तार से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहे थे। एंड टू इम्प्रूव सफिशिएंटली फास्ट, एक सफिशिएंटली फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, नहीं बढ़ते हुआ क्रॉप इम्प्रूवमेंट का वो नहीं मिल रहा था अपने, ठीक। अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चराइजेशन, क्या कहीं बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी बायोटेक का ही पार्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। गॉट डेवलप्ड, वो बनी, ठीक है। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, क्या होता है टिश्यू कल्चर के अंदर? इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जिसमें तुम पूरा प्लांट बना सकते एक सेल से, छोटे से टुकड़े से, कोई भी। हाँ, टिश्यू कल्चर की बेसिक डेफिनेशन क्या बोले? टिश्यू कल्चर में जैसे अपन बना था टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उस तरीके का सिस्टम है बस। लेकिन होता क्या, जैसे अपन टेस्ट ट्यूब में गैमेट लेते उससे टेस्ट बेबी बना देते पूरा पूरा, तो यहाँ पर तुम, लेकिन अपने को गैमेट ही लेना पड़ता। ऐसा नहीं अभी कान तोड़े खा देगा, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, तुम कुछ भी पार्ट लाओ, तुम प्लांट का कोई भी ला लो, सीड उठा के लाओ, रूट उठा के लाओ, पत्ता वत्ता कुछ भी लाओ, उससे पूरा प्लांट, हाँ पूरा प्लांट। ये कमाल की बात है कि नहीं है? तो ये बात है। कंट्रोल करना काम जीन एक्सप्रेशन वो डालते हैं ना उसके अंदर, जीन एक्सप्रेशन तो कंट्रोल करने की अपनी जरूरत रहती नहीं, बस वो रूट नहीं कराने के लिए ऑक्सीजन डाल दिया अपने, साइटोसाइन, फिर वो होते चले जाता, प्लांट बढ़ते। हाँ बिल्कुल, हाँ उसके अंदर बराबर हो जाता सब। ह्यूमंस के अंदर नहीं इतना आसान नहीं एनिमल्स के अंदर वो भी नहीं होगा, इतना आसान नहीं रहेगा। तो डायनासोर बना लेते, हाँ वो तो डीएनए से फिर डायनासोर की भी बना लेते थे, तो मुश्किल है। डीएनए, हाँ डीएनए वो हार्मोन्स वगैरह तो मिलती रहती है ना उसके अंदर, बोन में सेल रहते हैं ना, उसमें डीएनए तो रहता ही, लेकिन उतना आसान नहीं। प्लांट का क्या है, नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो ग्रो करते, ऑक्सीजन डाल दिया, रूट नहीं हो गई, बस फिर ग्रो करते चले जाओ। अपने इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें कहाँ आँखें नाक कान कौन थे, उसमें नहीं है। दिमाग है प्लांट में नहीं, उसमें 3-4 तरीके के टिश्यू है, वो ग्रो करे तो खुद ब खुद वो बनता चले जाता है। ऐसा नेचर को मालूम है ना, अलग मालूम है ना कि भाई ये अगर बनाते बढ़ जाएंगे तो बस फिर तो देखने नहीं पड़ेगा इनको। प्लांट का ऐसा रिक्वायरमेंट भी, जरूरत भी रहती है। ग्रोइंग पॉपुलेशन इतना बड़ा स्पीड से बढ़ रहा है, तो सुझाना ये सारा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। खिलाना भी इतना है ना उनको, सारी कायनात को, मखलूक को इतनी बड़ी। चलो ये पढ़ने का ही फिर हमारे क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ने का बोले तो टॉपिक है, डिलीट थोड़ी है। टिश्यू कल्चर डाल दिया नहीं एनसीईआरटी में उसने, है ना, पूरा ही है। सुनो उसमें स्ट्रेटेजीज पूरा नहीं पढ़ना है अपने को, टिश्यू कल्चर का टॉपिक है बस उतना छोटा। टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन्स, अभी बता दिया। इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? कोई भी पार्ट, प्लांट का एक थोड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। दैट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट and grow in a test tube under sterile conditions। स्टेराइल पार्क, साफ सुथरी। ऐसा नहीं कि प्लांट ग्रो कराना चाह रहे तुम, लेकिन कोई भी घेतला घातला टेस्ट ट्यूब ले लिया, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होगा पूरा, तो पूरा न्यूट्रिएंट तुमने डाले, वो बैक्टीरिया ने ग्रो करके अपनी कॉलोनी बना ली। ऐसा नहीं करना है, स्टेराइल तो लेना पड़ेगा ना। स्टेराइल नहीं, साफ सुथरा, मतलब पाक होता है उसका मतलब साफ लेंगे। कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब जो प्लांट को ना वही न्यूट्रिएंट डालते, गोल्ड डालते बट उसमें प्लैटिनम डालते, ऐसा एड़े चाले नहीं करने की, तो खाते नहीं प्लांट, वो डालेंगे उसमें नहीं। चलो, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंस। अब देखो टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन बोल दिया। दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम अ एनी सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंस। यानी जो सेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि एक सेल से, एक छोटे से पार्ट से पूरा नया प्लांट जनरेट करेगा,
इस कैपेसिटी को, इस सलाहियत को क्या बोलते हैं अपन, टोटीपोटेंसी। टेक्निक पूरी टिश्यू कल्चर। इस कैपेसिटी को, इस ताकत को, इस सलाहियत को क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी। यानी किस में अपन बोलेंगे, कौन से सेल में टोटीपोटेंसी है, कौन से पार्ट में टोटीपोटेंसी। अपन मान लो कि भाई लीफ से नहीं बन रहा कुछ, तो अपन बोलेंगे लीफ में टोटीपोटेंसी है नहीं, समझ रहे ना बात। तो टेक्निक का नाम टिश्यू कल्चर है, लेकिन टोटीपोटेंसी वो सलाहियत है, वो काबिलियत है जिससे छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो सकता है। तो एनी सेल बोला, कोई एक सेल से भी बन जाएगा पूरा। तुमने सिर्फ एक सेल डाली उठा के, तो तुमको हजारों साल पहले का एक सेल मिला प्लांट, तुमको मालूम नहीं कौन सा प्लांट तुमने लाया, उससे पूरा सेल पूरा प्लांट ग्रो कर देगा ऐसे। तो उस सेल में अगर टोटीपोटेंसी होंगी और सलाहियत काबिलियत होंगी उसके अंदर, टोटीपोटेंसी, पोटेंसी का मतलब पोटेंशियल, काबिलियत सलाहियत है ना, तो वो होंगी, तो उससे क्या बन जाएगा, पूरा एक नया प्लांट बन जाएगा। दोनों समझ में आया। टिश्यू कल्चर इज टेक्निक एंड टोटीपोटेंसी क्या है, वो कैपेसिटी है ना। तो अगर ये वर्ड देखना तुम, अगर उसने पूछा तुम्हारे को डेफिनेशन में कैपेसिटी, फिर देखो डेफिनेशन दोनों की बराबर है, वही हो रहा हो, लेकिन तुमको डेफिनेशन में जो लफ्ज़ है ना वो अलग है। देखो कैपेसिटी बोला तो टोटीपोटेंसी टिकाएंगे तुम, ठीक है। और अगर उसने ये पूछा कि देखो कौन सी, व्हाट डज, हाँ ये बोला प्लांट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट, तो उसको क्या बोलेंगे, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन फ्रॉम द एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते टेक्निक को, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का वर्ड आते थे तुम टोटीपोटेंसी टिकाएंगे। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस में तुम पढ़ने वाले हैं, बोलते कैसा करते करके, लेकिन अपने को थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। अब देखो कार्बन तो रहती ना, सेल कैसे बना रहता, पूरा रहता ना, कार्बन तो होना जरूरी है ना उसके अंदर। कार्बन सोर्स देना है तुम्हारे को, सच एज सुक्रोज क्या है, अपनी शक्कर है ना, जो खाते हैं शक्कर, वो सुक्रोज है। एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी डालना है, विटामिन भी डालना है, अमाइनो एसिड्स भी डालना है, और एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइन, क्योंकि रूट बनाने है ना, एक मतलब रूट बन गई, शूट बन गई, खत्म, खुद ही प्लांट बन जाता पूरा। तो ये सारा तुमको याद रखना है कि क्या क्या डालना है उसके अंदर। देखो सुनो, कार्बन सोर्स डालना है, कौन सा कार्बन सोर्स, सुक्रोज, ठीक है, कार्बन सोर्स सुक्रोज मालूम ना किसको बोलते, दो जो अपने घर पे टेबल शुगर जिसको बोलते वो सुक्रोज। एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट डालो, जैसे सोडियम पोटेशियम भी तो लगेगा ना उसको, जैसे NaCl क्या, नमक क्या है अपना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो, ठीक है ना। तो क्योंकि सोडियम भी तो लगता रहता ना बॉडी के अंदर, सोडियम भी तो होना ना, सॉलिड का बैलेंस रखने के लिए, पोटेशियम होना, सब चीज़ होना, ठीक है। विटामिन भी थोड़ा बहुत लगते प्लांट को, नियासिन करके पढ़े थे पुणे विटामिन, क्योंकि ATP बनना है, ATP NADH वो सारा कुछ लगता ना, तो विटामिन भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जो कोएंजाइम्स रहते हैं उसका मेन कंपोनेंट क्या रहता है, विटामिन रहते हैं, तो विटामिन भी डालना पड़ेगा। अमाइनो एसिड्स, जैसे उसको प्रोटीन बनाने के, तो अमाइनो एसिड के बगैर प्रोटीन कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो कुछ अमाइनो एसिड डालो। यानी ये बता रहा है कि न्यूट्रिएंट मीडियम में तुमको क्या क्या डालना है, न्यूट्रिएंट के तौर पे, ये बात समझ में आ गई। न्यूट्रिएंट मीडियम में विटामिन भी डालो, अमाइनो एसिड्स भी डाल दो, एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, विटामिन, उसके बाद अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन और साइटोकाइन, ये सारी चीज़ें तुमको क्या में डालनी है, बस। तो फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड्स इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन यानी डिवीजन है ना, फैलना। प्रोपोगेशन में बहुत सारे बनाना, देखो यहाँ पर क्या लेंगे, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो तुम क्या कर सकते इसके साथ, अब देखो नहीं तुमको खेती करना है, नहीं ज़मीन में लगाना है, नहीं उसको स्पेशल पानी देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक वो ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, बहुत सारे, अब तुम 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, तुमको इतनी तो जगह लग रही है ना, तो तुम छोटे से वक्त में कितने सारे प्लांट ग्रो कर पा रहे हो, ये बात। ड्यूरेशन टाइम, हाँ टाइम ड्यूरेशन बच जा रहा है, बिल, हाँ बीच के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, तुम चाहेंगे वो मीडियम प्रोवाइड कर देंगे, तुम जो बोलेंगे तुम्हारे को ना न्यूट्रिएंट की कमी होगी ना कुछ सारा कुछ सिलेक्ट करेंगे। हाइड्रोपोनिक है, हाँ हाइड्रोपोनिक जैसा है, हाइड्रोपोनिक में अपन बड़े प्लांट लगाते हो पानी के अंदर, तो ये हाइड्रोपोनिक जैसा है, इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में उगाएंगे अपन, छोटे छोटे, हाँ वो तो पूरे खेत में ही कर लेते ना हाइड्रोपोनिक, उसको रखते नहीं, लेकिन उस जैसे अपन हाइड्रोपोनिक में क्या करते, पानी में, मट्टी में डालते नहीं, पानी में डालते, तो उसका हाइड्रोपोनिक बोले। तो यहाँ पर क्या करें अपन, पूरा प्लांट नहीं ग्रो करे, बस थोड़ा सा छोटे छोटे प्लांट ग्रो करेंगे, बाद में उसको फिर ग्रो अपनी मट्टी में ही करेंगे, लेकिन थोड़े से वक्त में अपन बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, किसके जरिए,
टिश्यू कल्चर टेक्निक। मतलब रूट शूट आ गई फिर मट्टी में मिला के बस हाँ, उससे कर लेना सब। खुद से कर लेंगे सब ऐसा। समझ पाए तुम बात? टिश्यू कल्चर। चलो, by application of these method it is possible to achieve propagation of large number of plant in very short duration. This method of producing thousands of plant through tissue culture is called micro propagation. कुछ क्या बोलते हो? देखो, एक रहता है माइक्रो, एक रहता है मिली, एक रहता है मैक्रो, ठीक है ना? तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशन करे ना वो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाना थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो। सब डेफिनेशन का खेल है, पूरा के पूरा डेफिनेशन का। डेफिनेशन आई तुमको ठिकाना है उसका जवाब। टिश्यू कल्चर टेक्निक है, अभी बोल रहे, ठीक है? और टोटिपोटेंसी कैपेसिटी, माइक्रो प्रोपोगेशन, हाँ, हज़ारों प्लांट उगा देना टिश्यू कल्चर के जरिए, क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन हुआ ना ये, तो इसको टिश्यू कल्चर नहीं बोलेगी। देखो अपने तो बोली देना बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, पूरे बड़े प्रोसेस। हाँ ऐसा बोलेगा। देखो डेफिनेशन में, बाय एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इट इज वेरी शॉर्ट। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड, ये देखो डेफिनेशन, दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। हज़ारों प्लांट उगा ना टिश्यू कल्चर के जरिए, क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोपोगेशन। ये होगी बस, ज़्यादा डीप में नहीं आना है कोई भी चीज़ के, बस डेफिनेशन याद करना है, ठीक है ना? ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली, क्या रहेंगे बोलो? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। अब देखो इसमें टेंशन भी नहीं है, क्योंकि अगर अपन सीड बनाया वो करे फिर तो उसमें फिर जेनेटिक वेरिएशन आ जाएंगे, चाहते वो नहीं बनने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। वेराइटी रहेंगी, हाँ वही, कुछ चेंज ही नहीं होगा ना। तुमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे ना, इसका मतलब पूरा का पूरा बस कुछ ही नहीं है, सब सारा कुछ बच जाएगा अपना। आई बात समझ? तो हाँ, उसको बोलते हैं सोमा, सोमैटिक सेल्स पढ़े थे ना? सोमैटिक सेल्स सारे आइडेंटिकल रहते है ना अपनी बॉडी के, तो सोमैटिक सेल से ये बना ली ना तुमने। क्लोन क्या को बोलते? दो सेम को, उनको सेम को क्लोन बोलते। अब ये सोमैटिक सेल्स के सेम है, सोमैटिक सेल से तुमने बनाया, इसलिए इसका नाम सोमा क्लोन रख दिया तुमने। क्लोन मतलब दो, हाँ, क्लोन जैसे एग्जैक्टली सेम रहते हैं ना, जब अपन बोलते हैं उसके अंदर कि क्लोन्स मिलते हैं अपने, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मिलता है अपने को? क्लोन्स मिलते हैं। तो बस ये भी सोमा क्लोन है। इसके रिस्पेक्ट में बोला कि छोटे के बड़े के, मतलब जो बना उससे उसको हो रहा ना, जो जिससे नहीं, ये जो सारे बने आपस में टिश्यू कल्चर के जरिए बनने वाले सारे प्लांट आपस में सोमा क्लोन्स रहेंगे बोला। देखो सुनो क्या डेफिनेशन दिया, ईच ऑफ दीज प्लांट, इनमें से हर एक प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, दे आर सोमा क्लोन। तो इनको आपस में सोमा क्लोन बोलो। उनको भी आप ये उससे भी बोल सकते हैं ना तुम, जो तुम्हारा जो मेन प्लांट है उससे भी बोल सकते हैं ना, उससे बोला ना उसने, उससे पहले क्या बोला? उससे सेम रहेंगे और इन सबको सोमा क्लोन बोलो, ऐसा बोलो। उससे सेम रहेंगे, ये आपस सोमैटिक में सेल से बने हुए हाँ, क्लोन है। क्योंकि बाद में अगर तो ये बढ़ा जाएगा ना प्लांट तो तुम पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा ही सेम है ना फिर वो, तो किससे बना क्या बना कुछ ही मैटर नहीं रखता फिर। तो सारे आपस में आइडेंटिकल, इतना याद रखो तुम, सारे आपस में आइडेंटिकल है, इसलिए उसको सोमा क्लोन बोलते हैं बस। और उसके पेरेंट्स सेम है, पेरेंट्स इसके मतलब पूरे से सेम है। पूरे ही सेम है ना। पेरेंट को मिलाकर भी अगर उसने बोल दिया कि बताओ उसको और इसको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलना है बस। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल etc है ना, हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके बनाते हैं एप्पल। वो अब बढ़िया साइज का एप्पल उठाना है अपने को, वो खेत में ग्रो आड़े चढ़े दबे दुबे कहते भी चुपके एप्पल मिल रहे। ऐसा कुछ खाना सोमा क्लोन समझ में है? धीरे धीरे सो जाएंगे। सोमा क्लोन्स, many important food plants like tomato, banana, apple etc have been produced on commercial scale using the method. Try to visit a tissue culture laboratory. अब चलो चलते हैं, ठीक है? टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, हाँ, with your teacher to better understand and appreciate the process. तो अपने होना तो सही ना यार, तो चल जाते हैं बंदे भी। चलो, another important application of the method is the recovery of healthy plant from disease plant. अब देखो कितनी कमाल की बात रहती है कि वायरस और बैक्टीरिया जितने इसमें डिवाइड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया अपने प्लांट को बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है तो डिवाइड करने के लिए बैक्टीरिया को टाइम लगेगा ना कुछ ना कुछ। जैसे एक बैक्टीरिया एक सेल को अफेक्ट कर सकता है, एक साथ सारे सेल को अफेक्ट करेगा नहीं। तो कैसा करते हो, पहले बैक्टीरिया डिवाइड करता फिर वो सेल को अफेक्ट करता। लेकिन प्लांट का जो मेरिस्टम है वो इतने फास्ट डिवाइड करता है बैक्टीरिया से फास्ट, हाँ बैक्टीरिया से फास्ट डिवाइड करता। तो तुमने अगर देखो जैसे बैक्टीरिया में एक सेल ने बैक्टीरिया ने अफेक्ट कर भी दिया उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इतना फास्ट डिवाइड करके वो आगे बढ़ेंगे। वो जो रह नहीं पाएंगे ना, अफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। तो पूरे प्लांट को अगर अफेक्ट कर दिया लेकिन उसके मेरिस्टम को कुछ ही नहीं कर पाएगा। तो अगर अगर तुमको कोई जैसे कोई प्लांट है, उसको डिजीज हो गई, लेकिन उस प्लांट से तुमको एक नया प्लांट बनाना है अच्छे वाला, तो तुम उसका मेरिस्टम ले लो, उससे बना लो। कुछ फील है इस बात का? मतलब बैक्टीरिया उस तक पहुंचने के पहले वो आगे आगे बढ़ जाता रहता है, यानी उसको बैक्टीरिया का भी डिजीज कर ही नहीं पाएगा ऐसा। मतलब अपिकल मेरिस्टम को अपिकल मेरिस्टम, कोई भी मेरिस्टम बोलो। तो देखो, another important application of this method is the recovery of healthy plant from disease plant। प्लांट को डिजीज है लेकिन उससे तुम कह रहे हैं हेल्दी प्लांट बना लेना, तो कैसा बना पाएंगे? तुमको मालूम है कि प्लांट की पूरी बॉडी में डिजीज हो सकती है लेकिन उसके मेरिस्टम में नहीं हो सकती। इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, अगर वायरस से इन्फेक्ट भी रहा बोलते, द मेरिस्टम एपिकल एंड एक्सिलरी कोई भी इज फ्री ऑफ वायरस, क्योंकि उसके अंदर वायरस अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जितने टाइम में वायरस डिवाइड करके बनाएगा उससे पहले ही वो सेल डिवाइड कर लेगा, तो उसको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम एंड ग्रो इट विट्रो टू ऑब्टेन। उसको निकालो, फिर तुम क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर तो हमारा टेक्निक है ही, एपिकल काटो, एपिकल मेरिस्टम एक्सिलरी कुछ भी काटो और टिश्यू कल्चर के जरिए ग्रो करा लो उसको, खत्म। हाँ यार, मतलब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपिकल? क्योंकि जितने वक्त में तुम्हारा वायरस डिवाइड करके दो हो रहा, उससे पहले सेल डिवाइड करके दो हो जा रहे। फिर जब ये वायरस डिवाइड हुआ, जब तक समझो 2 सेल बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, अभी वायरस 2-3 सेल को इन्फेक्ट। ऐसा है, मतलब इधर 100 बन गए तो ये 10 ही बने वायरस। हाँ, 10 ही बने, तो फिर 10 सेल को इन्फेक्ट करेंगे ना, आगे सारे तो ग्रो करेंगे ऐसा। मतलब अपन एपिकल और एक्सिलरी की उठा के बना सकते हैं नया प्लांट, टिश्यू कल्चर से नया बना लो, है ना। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टम ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो। यानी साइंटिस्ट इस चीज़ में सक्सीड है, सक्सेस मिली उनको इन कल्चरिंग मेरिस्टम्स ऑफ बनाना, बाकायदा। हाँ बिल्कुल, बनाना की, शुगर केन की और पोटैटो की वजह ETC दे दिया, बहुत सारे हैं, इतना टेंशन नहीं। इसमें सब डेफिनेशन अच्छे से याद करो, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला था उसने, कौन से बोले थे उसने? हाँ, यहाँ पर फिर ETC देना बोले तो क्या होता है? ETC देना बोले तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी खत्म। तो ETC दे दिया, हाँ वो तो रखे ना, फिर क्या करेंगे तुम? हाँ क्या? एंडिंग थिंकिंग कैपेसिटी। हाँ ऐसा बोलते तुम, एंडिंग थिंकिंग में, ठीक है। यहाँ पर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, उसको याद भी नहीं करना है फिर, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन अच्छे से करना है। वो पूछेगा तुमको तो प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे तुमको वायरल फ्री प्लांट मिलता है, हेल्दी डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट बनाने के लिए मेरिस्टम। Scientists have even isolated single cell from plant and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplasm surrounded by plasma membrane। साइंटिस्ट ने क्या किया बोलते हैं? आइसोलेट किए, सिंगल सेल निकाले एक, उसमें से क्या करें? फ्रॉम अ प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हटा दिया उसकी, सेल मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन नहीं दे, सेल वॉल हटाओ बस, है ना, सेल वॉल। हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Isolated protoplasm from 2 different varieties of plants each having a desirable character can be fused। जैसे न्यूक्लियस फ्यूज होता है ना, तो इन्होंने गड़ी ने साइटोप्लाज्म फ्यूज करने की कोशिश करी। हाँ ऐसा, कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म। अब उससे क्या मिलेगा उनको? हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म मिला, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, जिसको ग्रो करा के उन्होंने नया प्लांट बनाने की कोशिश करी। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड्स। सोमैटिक हाइब्रिड इनको बोले, हाँ सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे इसको। अभी आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, 2 अलग। जैसे देखो, तुमने एक टमाटर ले ली, एक ले लिया आलू का झाड़ ले लिया, पोटैटो, ठीक है। अब टमाटर का सेल निकालो और ये अपना पोटैटो का भी सेल निकालो, ठीक है। अब दोनों क्या करो? उनकी सेल वॉल हटा दो, क्या बन गया अब तो बस तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म। बस दोनों को मिला दो। अब दोनों को मिलाने से सोमा क्लोन मिलने वाले नहीं, उनके तो माँ बाप अलग अलग हो गए ना, तो वो तो सेम नहीं हो सकते। तो ये सोमैटिक हाइब्रिड बने तुम। हाँ, यानी तुम्हें जर्म सेल नहीं मिला है, दोनों में गैमेट मिला दे तुम, तो फिर वो रिप्रोडक्टिव हाइब्रिड बनता ना हो। लेकिन सोमैटिक क्यों लगा रहे तुम आगे? क्योंकि तुमने सोमैटिक सेल्स लिए। सोमैटिक हाइब्रिड समझ में आ गया? मतलब ये बात अलग हो गई। अब फ्यूज करे अलग-अलग गैमेट्स फ्यूज नहीं करेगा तो हाइब्रिड को थोड़ा अलग नाम देना पड़ेगा ना। फिर आप तो अपन बोल रहे हैं अलग-अलग स्पीशीज को फ्यूज कर रहे हैं, तो तुम सोमैटिक हाइब्रिड। बिल्कुल, तो उससे जो बनने वाला है अब वो क्या कहलाएगा? अब वो एक यूनिक प्लांट तो बना नहीं क्लोन बना, तो 2 चीज़ों का मिलकर बना ना, तो उसको हाइब्रिड ही बोलेंगे।
लेकिन हाइब्रिड का कुछ अलग नाम इसलिए रखे क्योंकि वो सोमैटिक सेल का मिलाप हुआ ना, इसलिए हाँ सोमैटिक सेल मिलकर बना। तो बस तुमको इतना याद रखना है क्या दो प्रोटोप्लाज्म को अलग अलग प्लांट के अलग अलग स्पीशीज के मिलाने पर क्या मिलने वाला, सोमैटिक हाइब्रिड बस। While the process is called somatic hybridization, कौन सी बड़ी बात है? Imagine a situation, अब तुम imagine करो बोलते, ठीक है? When a protoplasm of tomato is fused with a potato, and then they are grown to form new hybrid plants combining potato and tomato characteristics. Well, this has been achieved, resulting in formation of potato, tomato, pomado. Unfortunately, this plant did not have all the desirable conditions of characteristics for its commercial utilization. कोई काम की बात है करे अपने औचिन कुचिन चले, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं बोलते, ठीक है? तो पोमैटो का प्लांट आता, लेकिन उसमें तुम चाह रहे थे कि भाई जैसे दोनों कैरेक्टर मिल जाए, वो नहीं मिल पाए। ऐसा झाड़ रहता है, नीचे से आलू लगते, ऊपर से टमाटर, ऐसा देखे कि तुमने नहीं देखे? देखना भी यूट्यूब पे, हाँ बिल्कुल हुआ ना। लेकिन तुम जो चाहते थे वो तुम चाह रहे थे, सबने उनके कुछ होंगे डिसरेबल कैरेक्टर मिलने के, वो तो लगे थे, वो लगे थे, ऐसा सोच रहे होंगे आधे तो जो कुछ भी चाह रहे होंगे तो, लेकिन वो पोमैटो एक प्लांट का नाम बन गया था। टेस्ट आ जा रहा उसमें, हाँ टमाटर का भी और आलू का भी, तो टेस्ट चाह रहे होंगे तो ऐसे एक फल नया बनकर आ जाए, इससे अंदर दोनों, लेकिन वो ऐसा बना कि ऊपर टमाटर नीचे पोटैटो, ऐसे बना। तो ये बने हो, लेकिन उनको क्या होना था डिजायरेबल, उन्होंने इतना बोले नहीं। तो सोच रहे हैं एक खेत के अंदर दोनों मस्त पेड़ के, इधर आलू की खेती, इधर टमाटर की भी, कुछ ना कुछ मसला होगा उनके साथ में। तो ये एक सिचुएशन इमेजिन करने का बोले, एक टमाटर ले लो, एक वो ले लो, आलू ले लो, उसका हाइब्रिड बना दो। वेल दिस इज हैज़ बीन अचीव्ड, ये हो करे बोलते बोले, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। अब पोमैटो का एक नया फल नहीं है ना, नया वो नहीं है फ्रूट, वो एक झाड़ का नाम पोमैटो है ना, प्लांट का नाम। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट है, बोला ना पोमैटो इज अ प्लांट, ये तो बोलेंगे पोमैटो इज अ न्यू वेराइटी ऑफ फ्रूट नहीं हो, ये दोनों का मिला कर ऐसा कुछ बना, क्योंकि अलग अलग जगह लगते ना, हाँ स्टेम है वो है अपना ऐसा। डिड नॉट हैव ऑल डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए जितना कुछ पढ़े थे अपने वो सारा कुछ नहीं है बोलते इसके लिए, बस इतना ही दिया अपने को। अब यहाँ से अपना वो आगे का चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, ठीक।